वेलकम टू एडुशाइन आईए। आज की हमारी डिस्कशन की टॉपिक है राइज ऑफ हिटलर। तो हिटलर जो थे ही केम और ही बिकेम पॉपुलर बिटवीन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। ये जैसे हम सबको पता है। तो हिटलर की जो राइज है एंड द कैरेक्टर ऑफ हिटलर हैज रिमेन्ड इन द हिस्ट्री सो कंट्रोवर्शियल कि ये बोला जाता है कि हिस्ट्री इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज नॉट अ पर्सन बट अ फेनोमेनन। मतलब 1923 में हिटलर ने अपनी पार्टी को स्टार्ट की थी, नाजी पार्टी, और 1933 में 10 साल के अंदर ही बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी। तो इतने जल्दी टाइम में, इतने जल्दी जो उनका राइज हुआ था, उसके पीछे जो वजह थी, उसके पीछे जो फैक्टर्स थी, दैट वाज द कंडीशंस दैट वाज प्रिवेलिंग इन बिटवीन द टू वॉर्स, दैट इज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन जर्मनी। तो आज की इस क्लास में हम इन डिटेल्स देखेंगे कि what were the factors कि इन जर्मनी हिटलर की राइज हुई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिस्ट्री ऑप्शनल की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जिनकी राइज के बारे में हमें पढ़ाया जाता है, राइट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया द राइज ऑफ गांधी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो इंडिया में जब व्हेन गांधी केम बिकेम पॉपुलर इन द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया, तो उस टाइम की जो कंडीशंस थी दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइज ऑफ गांधी। उसी वजह से, उसी तरीके से हिटलर की भी जो राइज थी उसका वजह था कि उसके जो कंडीशंस था जर्मनी में उस टाइम का, वो मेन फैक्टर्स था। तो चलिए देखते हैं व्हाट वर द मेन फैक्टर्स। वन इज द इनजस्टिस इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल। जैसे कि हम लोगों को पता है कि इन द ईयर 1918 द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कम्स टू एन एंड, और 1919 में पेरिस पीस ट्रीटी और पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड। इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जर्मनी के साथ एक ट्रीटी साइन किया गया था जिसको कहा जाता है ट्रीटी ऑफ वर्साइल। तो किसी दूसरे क्लास में हम सिर्फ ट्रीटी ऑफ वर्साइल के ऊपर हम एक क्लास बनाएंगे, ठीक है, वीडियो बनाएंगे, वहां पे हम डिटेल द प्रोविजंस अबाउट द ट्रीटी ऑफ वर्साइल हम देखेंगे। तो इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल और इन द पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस जो इनजस्टिस किया गया था जर्मनी के साथ, दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। हुआ ये था कि बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जर्मनी में मोनार्की था एंड द रूलर ऑफ जर्मनी वाज काइजर विलियम। तो जो हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्ल्ड वॉर वन, जर्मनी के जो रूलर थे, जो मोनार्क थे, वो तो नीदरलैंड भाग गए, तो उनके साथ तो कुछ कर नहीं पाए। लेकिन आफ्टर द वॉर जब जर्मनी में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट बना जिसको हमने कहा कि वेमर रिपब्लिक, व्हिच केम टू बी नोन एज द वेमर रिपब्लिक। राइट। अब ये जो वेमर रिपब्लिक था दैट वाज ए पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी जो था जर्मनी में नया था। उस टाइम पे जो डेवलप्ड कंट्रीज थे, जो वेस्टर्न कंट्रीज थे, एलाइड पावर्स थे, विक्टोरियस पावर्स थे इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, दैट इज ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, इन लोगों का जो इन लोगों को जो करना चाहिए था वो ये था कि डेमोक्रेसी को प्रमोट करें, राइट। तो और डेमोक्रेसी को जर्मनी में प्रमोट करने के लिए जो वेमर रिपब्लिक के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके साथ अच्छे बर्ताव करना चाहिए था और उनको पूरी प्रॉपर रिस्पेक्ट देना चाहिए था। लेकिन हुआ ये कि वहां पे एक ईगो फैक्टर काम किया, जिसके वजह से जो जर्मनी के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे व्हिच वर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, उनको बुरी तरीके से मिस ट्रीटमेंट मिला, उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिला जो एक स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को मिलना चाहिए, राइट। तो दैट वाज प्रोजेक्टेड एज ए नेशनल ह्यूमिलिएशन, और ये होता भी है, एक नेशनल सेंटिमेंट हमेशा काम करता है। और जैसे कि हमें पता है कि द मेन रीजन फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर वाज एक्सट्रीम नेशनलिज्म। तो जब डेमोक्रेसी को, डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव को इस तरीके से अनजस्टली मिसट्रीटमेंट किया गया, तो जो रेडिकल फोर्सेस थे जर्मनी में, दे बिकेम स्ट्रॉन्ग, एंड जो लिबरल, जो मॉडरेट फोर्सेस थे, उनको काफी उनके लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। दूसरे, ऑन द अदर हैंड, इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी को पूरी तरीके से मान लिया गया कि जर्मनी वाज द सोल रिस्पॉन्सिबल फॉर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, व्हिच वाज एक्चुअली नॉट ट्रू, बिकॉज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए जो फैक्टर्स थे, all the European powers was responsible for it, because the main two factor for the first world war was the extreme nationalism and the fight for colonial position.
तो कॉलोनियल पोजीशन और एक्सट्रीम नेशनलिज्म तो सारे कंट्री में काम कर रहा था, राइट। तो बट क्योंकि जर्मनी हार चुका था, तो जर्मनी के ऊपर सारा जो ब्लेम है उसको इम्पोज कर दिया गया। तो दैट ऑल्सो रिजल्टेड इन अ ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम नेशनलिज्म और रेडिकल नेशनलिज्म व्हिच क्रिएटेड अ कंडीशन। वो एक कंडीशन क्रिएट किया जिस कंडीशन के वजह से हिटलर जैसे एक एक्सट्रीमिस्ट एक लीडर की राइज हुई, राइट। जो दूसरा फैक्टर था वो ये था कि द फेलियर ऑफ वेमर रिपब्लिक, जिसके बारे में हमने बात की अभी, वेमर रिपब्लिक व्हिच वाज अ फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी व्हिच वाज न्यू इन जर्मनी। अब हुआ ये कि जो वेमर रिपब्लिक था इसके जो इलेक्शन होता था दैट वाज बेस्ड अपॉन प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, राइट। और जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जिसी भी सिस्टम में होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे मल्टी पार्टीज फॉर्म होता है representing the different interest of different groups in the country. So in a democracy there is a weakness in democracy, that is that the process is very slow, ठीक है। और उस टाइम पे जो प्रिवेलिंग कंडीशन था जर्मनी में, उस कंडीशन को पूरी तरीके से हैंडल करने में वेमर रिपब्लिक नाकामयाब रहा। और ये कहा जा सकता है कि क्योंकि डेमोक्रेटिक प्रोसेस स्लो होता है, तो और यहाँ पे बहुत सारे पार्टीज एक साथ काम कर रहा था, तो उसमें कंसेंसस बिल्डिंग, कंसेंट बिल्डिंग, ये भी एक बहुत बड़ा एक लेंथी प्रोसीजर होता है। बट इन द मीन टाइम जब लोगों को ये लगने लगा कि डेमोक्रेसी इज अ फेलियर और वेमर रिपब्लिक इज अ फेलियर, तो पब्लिक और द पीपल ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ जर्मनी वाज आल्सो गेटिंग रेडिकलाइज्ड, क्योंकि उनके साथ उनके लाइफ में जो हार्डशिप था दैट वाज कंटिन्यूइंग और वो बढ़ता चला जा रहा था। तो it created a condition for the radicalization of German society, and it is out of this radicalization there was the rise of Nazi and Hitler, right? This was the second factor. Third is the economic crisis in Germany in the post World War, right? हुआ ये था कि इन द ट्रीटी ऑफ वर्साइल जर्मनी के ऊपर एक 6600 मिलियन पाउंड 600 मिलियन पाउंड की एक वॉर इंडेमनिटी, वॉर कंपेंसेशन का एक प्रोविजन इम्पोज किया गया था, जिसके वजह से जर्मनी की इकोनॉमिक क्राइसिस बहुत बुरी तरह से हर्ट किया गया था। तो इसको सॉल्व करने के लिए एक बार जर्मनी में ये डिसीजन लिया गया था कि जो डेट है, जो कंपेंसेशन है, उसको जर्मन करेंसी में पे किया जाएगा, और इसके वजह से जर्मन करेंसी बहुत रैपिड वे में प्रिंट किया जाने लगा, राइट। तो इसके कॉन्सिक्वेंस ये था कि द करेंसी, द जर्मन नोट्स बिकेम लेस वैल्यूएबल देन द प्रोडक्ट। तो इसका ह्यूज डिवैल्यूएशन हुआ, राइट। और देयर वाज ह्यूज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, जिसके वजह से जो लोगों की जो सेविंग्स थी वो पूरी तरीके से डिवैल्यूड हो गया, ठीक है। द पीपल लॉस्ट देयर एंटायर लाइफ सेविंग्स which created such an economic crisis कि ये और लोगों को ये बताने लगा कि ये जो वेमर रिपब्लिक है दिस इज अ फेलियर टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक, राइट। और इसी इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच आ गया ग्रेट डिप्रेशन। तो ग्रेट डिप्रेशन के ऊपर हमारा एक अलग से वीडियो रहेगा ऑन द कॉजेस एंड फैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, ओके। लेकिन ग्रेट डिप्रेशन शुरू हुआ था यूएस से, और जब बाद में चल के वो यूरोप को काफी ज्यादा एनगल्फ कर लिया अपने उसमें, क्योंकि यूरोप और अमेरिका की इकोनॉमिक पूरी तरह से इंटीग्रेट ऑलमोस्ट हो चुका था। यूरोपियन इकोनॉमी वाज डिपेंडिंग अपॉन द यूएस इकोनॉमी। तो ये इट वाज नेचुरल कि यूएस में अगर डिप्रेशन आ रहा है तो दैट विल कम इन यूरोप। अब यूरोप में जर्मनी जो जैसे कंट्री जो ऑलरेडी इकोनॉमिक क्राइसिस से सफर कर रहा था, उसी टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन आया दैट मेड द कंडीशंस ऑफ द पीपल मोर सफरेबल, ओके। तो यही वजह थी। देखिए 1929-1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया जो चलता रहा, और 1933 में इलेक्शन के थ्रू हिटलर बिकेम द चांसलर ऑफ जर्मनी, राइट। और चांसलर बनने के बाद डेमोक्रेटिकली वो सरकार में आया, पावर में आया, लेकिन चांसलर बनने के बाद वो अपने डिक्टेटरशिप को
वो फैलाने लगा. एंड इन द ईयर 1934 when the German President Hindenburg died, he merged these two posts, chancellor and president, and became the dictator of Germany. Okay, within one year period of time, right? तो फिफ्थ फैक्टर काम कर रहा था वो ये था कि द फियर ऑफ ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म. जैसे देखिए किसी भी इकोनॉमी में जब इकोनॉमिक क्राइसिस हो रहा होता है तो द मोस्ट सफरिंग सेक्शन इज द पुअर सेक्शन, राइट. और कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी है, जो लेफ्टिस्ट जो आइडियोलॉजी है, दैट इज सो अट्रैक्टिव फॉर द पुअर पीपल, राइट. जैसे उस टाइम पे पूरे यूरोप में ही यूरोप में जैसे कैपिटलिज्म चल रहा था, तो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट एक सोशलिज्म पॉपुलर हो रहा था, और सोशलिज्म से भी ज्यादा पॉपुलर और हो रहा था जो एक रेडिकल फॉर्म ऑफ सोशलिज्म, दैट इज कम्युनिज्म. तो ये कम्युनिज्म का डर, ग्रोथ ऑफ कम्युनिज्म, इसका डर सारे देशों को था. यहाँ तक कि जर्मनी को छोड़ करके ब्रिटेन और फ्रांस को भी था, जिसके वजह से ब्रिटेन और फ्रांस ने बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर हिटलर की या नाजी पार्टी की अपीजमेंट भी करने लगा, राइट. लेकिन यही जो फियर जो जर्मनी में बन रहा था, जर्मनी में जो कैपिटलिस्ट जो लोग थे, दे पुट देयर वेट बिहाइंड हिटलर, क्योंकि हिटलर और हिटलर की जो नाजी पार्टी थी, दैट वाज टोटली अगेंस्ट द कम्युनिस्ट. तो जो कैपिटलिस्ट, जो रिच सेक्शन था समाज के, उनसे भी हिटलर को काफी सपोर्ट मिला, राइट. नाजी प्रोपागेंडा. अब देखिए प्रोपागेंडा मींस एक एजेंडा व्हिच इज फॉल्स, राइट. तो नाजी का एक प्रोपागेंडा था. दे स्टार्टेड टू प्रोजेक्ट समथिंग लाइक दे स्टार्टेड टू मेक अ पर्टिकुलर रेस. They started to make a particular race responsible for the German suffering. Okay, and this race was the Jews, right? So that is why Germany में हम क्या देखते हैं, after the rise of Germany, after the rise of Hitler, जो होता है कि Jews की extermination start हो जाता है जर्मनी में, राइट. तो नाजी का जो एक प्रोपागेंडा था, एक बेस्ड ऑन रेशियल सुपीरियोरिटी, और जैसे कि नाजी हिटलर, ही वांटेड टू ब्रिंग बैक द past glory of Teutonic Empire that was there in Germany. So he talked about the superiority of pure Aryan blood. In fact, he wanted to create a space for the German people for 1000 years, next 1000 years. तो उनका जो ये प्रोपागेंडा था, दैट स्टार्टेड टू बिकम वेरी अट्रैक्टिव, वेरी अपीलिंग टू द पीपल ऑफ और मेनी पीपल ऑफ जर्मनी. मैं तो ये तो नहीं कह सकते कि सारे जर्मन लोग नाजी के सपोर्टर बन गए थे, बट इट अट्रैक्टेड अ लॉट ऑफ पीपल. एंड फाइनली द कैरिस्मेटिक कैरेक्टर ऑफ हिटलर. देखिए हिटलर जो थे, हिटलर वॉज ए वेरी गुड ओरेटर. ओके, तो हिटलर की जो स्पीच थी, राइट, उससे लोग बहुत एकदम हिप्नोटाइज हो जाता था, राइट. तो हिटलर ने, जैसे कि मैंने कहा कि 1923 में जब सिर्फ 7 मेंबर को लेकर के अपनी पार्टी को स्टार्ट किया था उन्होंने, लेकिन उनके जो कैरिस्मेटिक जो ओरेटरी स्किल था, इसके वजह से जब वो स्पीच देने लगा तो लोग उनके प्रति अट्रैक्ट होने लगा, राइट. और यही वजह है अट्रैक्शन उनके प्रति, जिसके वजह से उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ता चला गया. उनकी पॉपुलैरिटी इतना ज्यादा बढ़ गया बाय द ईयर 1933-34 कि उनके चांसलर बनना और उनका डिक्टेटर बनना बेसिकली रोका नहीं जा सका, राइट. So these are the overall factor that was prevailing in Germany between the two world war, which was responsible for the rise of Hitler.